जी दोस्तों नमस्कार। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जैसा कि जानते हैं कि आज विश्व निधन सेंटर का सेंटर फॉर एशियन ब्लूसमिंग का संडे डायलॉग बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ वीना गवानकर जी हैं। आप महाराष्ट्र की जानी मानी लेखिका और चिंतक हैं। आज जो विषय रखा गया है वो है औरत और विज्ञान, और 4 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का आज हम लोग उनके कामों का वर्णन करेंगे। उनके कामों से जो विज्ञान को क्रांतिकारी सहयोग और सहायता मिला है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम आज रोसलिंड फ्रैंकलिन, लाइसी मैटर्नल, गोल्डा मेयर और डॉक्टर आइडा एस्कूडर के कामों को जानेंगे। सबसे पहले विश्व निधन सेंटर फॉर एशियन ब्लूसमिंग और स्वाध्याय सहचक्र परिवार की ओर से मैं रणधीर कुमार गौतम वीना गवानकर जी को बहुत ही हृदय के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। ये जो सर्किल है स्वाध्याय सहचक्र ये एक ऐसी सर्किल है जिसमें हम हर फ्राइडे, हर रविवार को और कभी कभी बुधवार को हम महान विभूतियों को जो वैज्ञानिक कामों से जुड़े हुए हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए भी अपना समय और साधना देते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। हमारे जो 3 महत्वपूर्ण प्रणेता जो जिनके प्रेरणा से स्वाध्याय सहचक्र फॉर एशियन ब्लूसमिंग बना, वो महर्षि श्री अरविंदो, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास, जो कि उड़ीसा के एक महान चिंतक रहे, राइटर भी रहे। और हम समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व के आध्यात्मिक आयामों को समझने की चेष्टा रखते हैं। तो आज का जो विषय है वुमेन एंड साइंस, स्टोरी ऑफ रोसलिंड फ्रैंकलिन, लेसी मैटर्न, गोल्डा मेयर, डॉक्टर आइडा एस्कूडर। तो ये तो वीना जी बहुत ही सम्मानजनक राइटर के रूप में वो जानी जाती है, लेकिन उनका जो शोध का जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक विचित्रता लिए हुए है, क्योंकि एक महिला विमर्श में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने की चेष्टा बहुत ही कम देखी जाती है। और वीना जी ने दर्जनों ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में आम जनमानस को जागरण किया है, और उनकी इस प्रयास से समाज में जो वैज्ञानिक चेतना निर्माण की बात है वो भी बहुत हद तक कार्यान्वित हुआ है। तो स्वाध्याय सहचक्र परिवार की ओर से वीना गवानकर जी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। जी वीना जी। नमस्कार। पहले मैं तो आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि अचानक, यानी कोई मुझे मालूम भी नहीं था कि कल मुझे बोलना है, और कल रणजीत साहब का मुझे फोन आया और मैंने बड़ा ढाढ़स जोड़ के मैं आज हिंदी में बात करनी है। मेरी मातृभाषा मराठी है, मेरा बचपन देहात में गया है, मैं मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ, और मेरा जो लिखना है, जो आज तक करीबन 40 साल लिखती हूँ मैं, वो सब मराठी में। फिर भी हिंदी आती है, थोड़ी बम्बईया होगी शायद, लेकिन मैंने जो लिखा है, तो आज मुझे लगा कि जब हम 8 मार्च को अभी
स्त्री दिन या महिला दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि जो मैंने साइंटिस्ट विमेन का जो मैंने जीवनी लिखी है, तो उनका खाली मुझे कार्य नहीं बताना था। तो इस जमाने में जहाँ पुरुष प्रधान संस्कृति है, ऐसे क्षेत्र में, अभ्यास क्षेत्र में स्त्रियों को जो मिलनी चाहिए, सहूलियत मिलनी चाहिए, संधि मिलनी चाहिए, या आगे जाने के लिए कुछ ओपनिंग्स मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। इतना ही नहीं, तो उनको सप्रेस किया जाता है, उनका संशोधन हैजैक किया जाता है। और ऐसे जब मेरे पढ़ने में आया, तब मैं तो साइंस की नहीं हूँ, पहली बात मैं आपसे बिल्कुल खुले दिल से कहती हूँ, मैं साइंस की नहीं हूँ, पढ़ के मैंने थोड़ा बहुत जान लिया है। तो मुझे लगा कि हम जब स्त्रियों की बात करते हैं, तो पारतंत्र कितनी तरह से होती है, उनके चेहरे कितने हैं। देखो, आर्थिक है, राजनैतिक है, लिंग भेद की वजह से उनको होता है, धर्म के वजह से होता है, जातियों की वजह से होता है। तो इस तरह से सब इतने सारे भेद होने के बावजूद जब कोई स्त्री इन सब को बड़े धाड़स से या बड़े प्रयत्न पूर्वक वो उसको पीछे रख के अपना खुद का एक कार्य क्षेत्र बनाती है, खुद की छवि वो क्षेत्र में वो परमानेंट जैसे हो जाती है, उनके नाम जैसे हो जाते हैं। लेकिन उसलिए उन लोगों ने जो प्रयास किया होता है, जो खुद के साथ उनका स्पर्धा होती है, समाज के साथ होती है, और बिल्कुल सब परिस्थितियां खिलाफ होने के बावजूद वो अपना वजूद, अपना अस्तित्व अंडरलाइन करती है। तो देखिए, मैंने जब ऐसे पढ़ रही थी डॉक्टर आइडा स्कडर की किताब, जिनका उन्होंने, वो डॉक्टर है, वो अमेरिका से थी, उनका जन्म करीबन 1890 के दरमियान का था। उनके माँ बाप मद्रास की तरफ काटपाड़ी नाम का गांव है, उधर उनके ये थे, मिशनरी थे। तो वो बीए पास करके आर्ट्स का एग्जाम देके अपने माँ बाप को मिलने आई थी। उस आते वक्त उसने अपना शादी भी उसने तय कर ली थी किसी के साथ, और उनके माँ बाप को मिलने के लिए आई थी। तो जब वो रात में आने के बाद 4 दिन के बाद, उनके पिताजी डॉक्टर थे, मिशनरी थे लेकिन डॉक्टर थे। तो ऐसा हो गया कि 1-2-3 आने के बाद, 1 हफ्ते के बाद ऐसे हो गई हकीकत कि एक रात में 3 लोग उनको पिताजी के पास उनके आए। हर एक का एक ही था कि देखिए, मेरी पत्नी प्रसूति में उसका आवाज आ रही मुझे। तो उनको प्रसूति में उनको डिफिकल्टी हो रही है, और गर्भवती महिलाओं के लिए वो वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो आप आइए। तो वो आयडा ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, मैं नहीं आ सकती, चाहिए तो मैं आप लोग मेरे पिताजी को ले जा सकते। तो बुलाने वाले ने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ पुरुष का स्पर्श स्त्री को होना नहीं चाहिए, ये हमारे धर्म के खिलाफ। एक रात में 3 ऐसी घटनाएं होती है, और सवेरे 3 अंत्य यात्रा उसके दरवाजे से जाती है। वो पिताजी से पूछती है कि भाई, ये एक रात में 3 औरतें जो आई थी, जो लोग आए थे, उनकी बीवियां ये पुरुष डॉक्टर को हाथ लगाना देने के खिलाफ होने के कारण वो गुजर गई है, प्रसूति नहीं हो सकी। तो उसके पिताजी आयडा को पूछते हैं कि खाली रोने से क्या होगा, खाली अपना दुख बताने से क्या होगा, खाली चिंता व्यक्त करने से क्या होगा, कुछ कर सकती हो तो करो। तो वो वापस जाती है अमेरिका, अपनी प्रवृत्ति नहीं होती उसका तो आर्ट्स का, उसकी चाहत आर्ट्स की तरफ होती है। फिर भी बहुत कष्ट करके वो डॉक्टर होके आती है। आते वक्त, उस वक्त विमान नहीं थे, एयरक्राफ्ट से थे, वो शिप से बाय समुद्र के सहारे आती है, शिप से आती है। आते वक्त 3 महीने लगते हैं, तो तमिल भाषा सीख के आती है। यहाँ आने के बाद वो सोचती है, स्वप्न देखती है कि चलो मैं यहाँ आके सबकी सेवा करूंगी।
और मेरी डॉक्टरी इन लोगों के काम आएगी, लेकिन हालात अलग होते हैं। हमारी जो समाज व्यवस्था होती है, जो पराये लोगों को झट से हम जो पास में नहीं लेते या स्पृश रखते हैं, उस तरह की जो खामियां थी, तो उसको शुरू करने में, उसका अस्पताल या दवाखाना शुरू करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयत्न करके, वो जिद रखकर वो वहां के बाल विवाह, बाल माता, बाल मृत्यु, इन सब पे एक कोई अपनी तरफ से इलाज ढूंढती रहती है, कोई ना कोई उसको चारा ढूंढती रहती है, और उसके प्रयत्न से वहां का एक पूरा समाज बदल जाता है। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर होना, और हाँ, एक बात बताना भूल गई, ये जो महिला है आयडा स्कडर, ये पूरे जग में, पूरे दुनिया में, देहातों में, ग्रामीण भाग इलाके में मेडिकल सर्विस देने वाली पूरी दुनिया में पहली महिला डॉक्टर है। तो उसने वो मद्रास के इर्द गिर्द के देहातों में, ग्रामीण भागों में उसने पूरी जिंदगी वहां बिताई, और वहां के जो देहाती लोगों की जो हम जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग या सुपरस्टिशंस बोलते हैं, उनको हल्के हल्के अपने काम के माध्यम से वो दूर करती है। तो मुझे लगा कि डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान का उपयोग हम समाज सुधार के लिए, कोई हमारी जो कमियां हैं वो दूर करने के लिए कैसा कर सकते, इसका एक अच्छा उदाहरण मुझे आयडा स्कडर के माध्यम से मिला, इसलिए मैंने उसकी जीवनी। देखिए, ये जो फिजिक्स या मैथमेटिक्स जैसे फील्ड्स है, वो आज तक समझे जाते हैं वो खाली पुरुषों के लिए, स्त्रियों का दिमाग वहां चलता नहीं। हम समझते हैं यूरोपीय कंट्री बहुत आगे है, सुधारणावादी है, उदारमतवादी है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन जी लिज माइडनर का उन्होंने उल्लेख किया, उनकी बात तो ऑस्ट्रिया की है, वो वहां तो 14 साल के बाद लड़कियों की शिक्षा कायदे से बंद होती है। ये लीज माइटनर ऑस्ट्रिया की, उसका जन्म यूं ही कोई 1890-80 का दरमियान का है। तो वो उस वक्त 14 साल के होने के बाद उसकी शिक्षा खत्म हो जाती है। उसके बाद 8 साल के बाद वहां की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, लड़कियों के लिए अपने दरवाजे खुली करती है, उनको एडमिशन देती है। तब वो 8-10 साल के बाद बड़ी मेहनत करके, कस के स्टडी करके, वो बीएससी और एमएससी होती है फिजिक्स में। उन दिनों में इंडस्ट्रीज में इतनी ओपनिंग्स नहीं थी फिजिक्स के लिए, और ये लेडी होने के कारण, महिला होने के कारण, उनको सिखाने कॉलेज में या कहीं स्कूल्स में नौकरी नहीं मिलती थी, इसलिए वो ऑस्ट्रिया डॉक्टरेट होती है। फिर भी माँ बाप उनको इनकरेज करते हैं, मदद करते हैं, बड़ी दिक्कत से मेहनत करके वो पीएचडी होती है, और अपना देखने के लिए, आगे का फ्यूचर देखने के लिए वो जर्मनी जाती है। देखिए, हमारी औरतें जब साइंस में जाती है तो पुरुष प्रधान व्यवस्था में उसकी जो हाल होते हैं, उनकी जो दिक्कतें उनको सामने आती है, वो बड़ी शून्य लायक। उनको काम करने के लिए जो जगह दी थी, डॉक्टरेट थी वो फिजिक्स की, ऑस्ट्रिया की पहली डॉक्टरेट थी, उसको जर्मनी में जो वहाँ के संस्था ने, जो कैसर विल्हेम संस्था है, वहाँ उसको, जहाँ सुतार लोग, कारागिर लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का, सा जो निचला होता है, जिसको अंडरग्राउंड तलघर, मराठी में तलघर बोलते हैं, नीचे वाला, वो स्टोरेज के वहाँ एक इसको टेबल दिया जाता है, वहाँ वो काम करते हैं। उसके लिए प्रसाधन गृह नहीं है, जरूरत पड़े तो उसको रास्ता क्रॉस करके वहाँ सामने के होटल में जाके वो सुविधा लेनी पड़ती है। इससे ऐसे हालत में भी वो अपना स्टडी करते रहती। ऑटो हान नाम का, जिसको हमने नोबेल पुरस्कार बाद में मिला है फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिशन का, वो ऑटो हान उसका सहपाठी है, काम करने वाला है, सहयोगी है। वो उसे मदद करता है, बिना वेतन, पगार लिए बिना वो 2-4 साल काम करती है। उसके बाद वहाँ के
जो मैक्स प्लैंक वगैरह, जेम्स फ्रैंक्स वगैरह जो नामचीन साइंटिस्ट है, वो उसको मदद करके उसकी हालत देखिए। वो कुछ भी लिखती थी साइंटिफिक जर्नल्स के लिए तो एल माइटनर लिखती थी, लीज नहीं लिखती थी, क्योंकि लीज लिखने यानी जो औरत या महिला लिखती है तो उसको प्रकाशन संस्थाएं उनके लेख नहीं लेती है, उनके प्रबंध नहीं लेती है, तो उनको न पता चले इसलिए खाली वो एल माइटनर लिखती है। अगर साथ में कोई दूसरा काम करता हो, भले इसका पहला उसका हक हो उसका अग्रक्रम के लिए, नहीं, वो जो मेल राइटर होता है उसको उसका नाम पहला आता है, इसका सेकंड आता है। उसके जो उसने किरणोत्सार पर जो उसने संशोधन किया, उसके लिए उनको बहुत उनके ऑटोहान के साथ उन्होंने जो काम किया उसकी बड़ी सराहना हुई और जर्मनी ने उनको अवार्ड दिया। तो वो ऑटोहान को दिया और उसकी खाली प्रतिकृति लीज माइटनर को दी, जो उसने ले ली। बोले मेरा काम ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट या छोटा उसका कॉपी क्यों दूं। वो अपना काम करती रही। 1938 में 1938 में हिटलर की वजह से उसको स्टॉकहोम जाना पड़ा। एक रात में उसको जर्मनी छोड़ के पराये देश में स्टॉकहोम में जाना पड़ा। हाथ में खाली एक बैग लेके वो जाती है, वहां जाती है, ना उसके पास कपड़ा है, ना कुछ पैसा है, कुछ है। लोग मदद करते हैं। 8 साल वो स्टॉकहोम में रहती है। लेकिन बात बताने की ये है मुझे अभी कि जो उनका न्यूक्लियर फिजन का अणु विखंडन का काम चल रहा था, वो आधे हिस्से तक, आधे हाफ वे हो गया था। आगे का ऑटोहान और उसके जो स्ट्रसमन नाम का सहयोगी था, उनको पता नहीं पड़ रहा था कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं इसका माने क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। जो ये बताने वाली थी लीज माइटनर, उसको तो एक ही रात में वहां से जाना पड़ा है, तो आप क्या करें। तो वो पूछते उनको लेटर भेज के, तब वो बताती कि ये क्या हो गया, ये अणु विखंडन हो गया। ये नेचर जो उनका साइंटिफिक पेपर है, इसमें उनका लेख जाता है, जो उन्होंने संशोधन किया जाता है। और वो पूरा जो संशोधन लीज माइटनर ने किया था, उसका क्रेडिट, उसका सब स्वामित्व ऑटोहन को जाता है। ये लीज माइटनर, आप बोलेंगे ये तो आम कहानी है। लीज माइटनर स्टॉकहोम में एक ही फॉर्मल ड्रेस पे 8 साल रही। जब बाद में लोगों को पता पड़ा कि ये सब पूरा संशोधन, जब साइंटिफिक वर्ल्ड में पता पड़ा ये संशोधन पूरा लीज माइटनर का है, तो आइंस्टाइन, जो नील्स बोर जैसे लोग थे, उन्होंने इनके लिए बड़े इनकी मदद करने की बहुत कोशिश की। उसी वक्त ऐसा हो गया, दूसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला था, सब डर रहे थे हिटलर अब बॉम्ब बनाएगा तो क्या करेगा, माफ करना। तब आइंस्टाइन ने अमेरिका प्रेसिडेंट को कहा था कि हम लोगों ने भी बम बनानी चाहिए। तो उन्होंने पहले किसको बुलाया होगा, लीज माइटनर को स्टॉकहोम को रिक्वेस्ट की कि आप मैनहट्टन आइए। इतनी तकलीफें, इतनी कठिनाई के बावजूद भी लीज माइटनर ने कहा, देखो मैं जननी हूँ, मेरा साइंस जो है, मेरा विज्ञान जो है, वो निर्माण के लिए, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए मेरा विज्ञान नहीं है, मैं उसमें नहीं आऊंगी। वो नहीं गई। ये स्खलन न होना, अपना जो वजूद है, अपना जो अस्तित्व है, अपने जो ख्याल है, अपने जो विचार है, उसको उनको संभाल के रख के अपनी भूमिका में डट के रहना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अमेरिका ने उसको बुलाया और वुमन ऑफ द ईयर उनको देके प्रदान करके उनका सम्मान किया। एमजीएम ने, जो कंपनी आप सब जानते हैं, हॉलीवुड की सिनेमा कंपनी, उन लोगों ने उनसे कहा,
माइटनर जी को कहा कि हम आप पे पिक्चर निकाल दें और ये सारा आपको बहुत सारा पैसा दे दे, डॉलर्स दे दे। उसने कहा मुझे ऐसी समंग लोकप्रियता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही अच्छा नहीं लगता है, मेरे पर पिक्चर नहीं निकाली। तो ये जो उसका अलगपन है कि देखिए, एक तो पुरुषों की क्षेत्र समझा जाता था, ये सब जो फिजिक्स का फील्ड है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स का फील्ड खाली पुरुषों की एक जागीरी समझी जाती थी। उसमें इसने जो अपना संशोधन किया था लीज माइटनर ने, वो माना गया, उसका श्रेय, उसका नोबेल पारितोषिक और तो हमको मिला। लेकिन उनके जो दोस्त लोग थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, जो उनके साथ काम करने वाले अन्य लोग थे, उनको मालूम था कि लीज माइटनर कितनी तेज लड़की है, कितनी दिमाग की है, और उसका कार्य और उसके योगदान क्या है उनको पता था। उनके स्टूडेंट ने 109 नंबर का जो मूल द्रव्य है उसको नाम दिया है माइटनेरियम। तो देखिए, जिनको 14 साल के बाद पढ़ने की सहूलियत नहीं थी, जिनको परमिशन नहीं थी, उस देश की, उस समाज की एक और नोबेल की जो हम जिसमें शिखर बोलते हैं, साइंस का एक शिखर सम्मान है, वहां तक 15 बार गई है। 1-2 बार नहीं, 15 बार उसने वो उसके नाम नॉमिनेशन 15 बार हुआ है। तो ऐसी ये औरत देखिए हम लोगों को मालूम नहीं। तो जब मैंने ये किताब लिखी तो उसके 2 मकसद थे। एक तो इनकी जो जीवनी है, उनका कार्य है, ये तो पता नहीं था। दूसरी बात है, हम जब बोलते हैं कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट संभालना चाहिए, वो खाली नेचर में नहीं है, हमारे समाज में भी ये पर्यावरण की जरूरत है। क्योंकि ऐसी कई महिलाएं होंगी जिनके पास विद्वत्ता है, जिनका जुनून है, जिनको काम करने की इच्छा है। ऐसे औरतों को ये लिंग भेद करके या प्रादेशिकता से, धर्म से, इस वजह से उनके अलग अलग हिस्से में बांटना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जो रोजलिन फ्रैंकलिन का भी जो लोग है, मैंने किताब देखी, वो भी ऐसे ही कि वो एक डीएनए स्ट्रक्चर जिसने खड़ा किया, ये वो औरत है। वो भी देखिए इंग्लैंड से है। हम समझते हैं इंग्लैंड के लोग कितने पुरोगामी हैं, कितने लिबरल हैं, लेकिन जब वो अपना डॉक्टरेट करने के बाद जब कैम्ब्रिज और वहाँ के कॉलेज में काम करती थी, बर्बेक कॉलेज में, तो उसको आम प्रोफेसरों के साथ बैठने नहीं मिलता था। उसको अकेले को अलग चाय पीना जाना हो तो अलग जगह जाके चाय पी, उसका बहुत आइसोलेट किया गया था। फिर भी वो अपना काम करती। इतना ही नहीं, एक एक वक्त ऐसा आ गया कि अमेरिका में लिनस पॉलिंग और इंग्लैंड में रोजलिन फ्रैंकलिन, 2 ही लोग ऐसे थे जो लोग 2 साइंटिस्ट ऐसे कि जो डीएनए की तरफ बहुत नजदीक पहुंच गए, उसकी खोज की तरफ, स्ट्रक्चर की खोज की तरफ। वो क्रिस्टलोग्राफर थी और वो रोज उनकी वो जो फोटो निकालने होती थी उसके लिए उसको एक्सपोजर होता था, उसकी वजह से रोजालिन की ओवरीज को भी कैंसर हो गया था। फिर भी वो अपना काम करती रही। उस वक्त की जो गणित थे, जो कैलकुलेशंस थे उनके, आज वो कंप्यूटर पे 1-2 मिनट में या कई सेकंडों में होता होगा। उस वक्त उसको 7-7 दिन बैठ के वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी। इसका जो महत्व का जो फोटोग्राफ नंबर 51 एंड 52 बोले जाते, जिनकी वजह से ये हेलिकल है डीएनए और ये डीएनए स्ट्रक्चर बना जा सकता है, ये जो उसका संशोधन था, उसका साथी जो था विल्किंसन, उसने उसके वो फोटो चुराए और क्रिक और वॉटसन को दे दिए, और वो क्रिक और वॉटसन ने उससे उनका आधार लेके उस पर स्ट्रक्चर बनाया। बाद में जिस स्ट्रक्चर का नोबेल पारितोषिक रोजलिन को नहीं मिला, वॉटसन, क्रिक और विल्सन को। देखिए, मैं तीनों लोगों की मैंने आप में कथाएं पढ़ी, वॉटसन की भी पढ़ी, क्रिक की भी और विल्सन की भी पढ़ी। तीनों ने बड़ी चालाकी से, हम लोगों ने इसका कैसे चुराया ये बताया नहीं है,
लेकिन हाँ मिल गया, उसने नहीं देता होता तो हम कर भी लेते, वगैरह वगैरह बोल के उसको छापने की कोशिश। तो ये रोजलिंड फ्रैंकलिन इधर नहीं रुकती, उसको मालूम होता है फिर भी वो अपना काम नहीं रुकती, वो आरएनए की तरफ जाती है, वो आगे जाती है। उसका कोयले पर का संशोधन बहुत ही जाना माना है। तो ये औरतें देखिए, इनके उनको जो परिस्थिति थी वो बहुत उनके खिलाफ थी, उनके विरुद्ध थी, ना समाज के साथ थी, ना घर से उनको कोई ऐसी समझती लोग क्या कर रहे, औरतें क्या कर, फिर भी वो अपना काम डट के अपने आत्मविश्वास, बड़ी चीज है ये, आत्मविश्वास के साथ पूरे अभ्यास के साथ उन्होंने किया और अपना नाम इस साइंस में। देखिए 20th सेंचुरी में पूर्वार्ध लीज मार्टिन का है, उत्तरार्ध रोजलिन फ्रैंकलिन का है। ये हमारे औरतों की देन जो अभी अभी सामने आ रही है, क्योंकि ये सारा संशोधन हाईजैक किया गया था, ये सारा संशोधन पुरुष प्रधान संस्कृति में दफनाया गया था, जो कोई स्कॉलर्स ने इसको ढूंढ ढूंढ के ऊपर निकाला। मैंने कहा कि मैं मराठी भी पढ़ी हूँ और मेरा साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब पढ़ के मैंने ये जान लिया और मुझे लगा कि ये भी बताना चाहिए कि साइंस है। हमारे समाज में कई औरतें ऐसी है जिनको, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कि भारत में ऐसी औरतें कौन सी है जिन्होंने ऐसी काम किया। मैंने बहुत साइंटिस्ट, लेडी साइंटिस्ट के मैंने इंटरव्यूज भी किए, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने कई सफलताएं उनको मिली है, लेकिन मूलभूत फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो उनका नहीं है। तो फंडामेंटल रिसर्च करने वाली ये लीज माइटनर और ये रोजलिन फ्रैंकलिन मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि जो आज न्यूक्लियर फिशन का जो आगे चलकर जो चेन रिएक्शन वगैरह वगैरह हो गए जो हुआ, उसकी ये जननी है लीज माइटनर। और रोजलिन फ्रैंकलिन जो आज की दवाई इतनी चलती है, जो डीएनए के आज ये हो रहा बोलबाला हो रहा है, उसकी ये जननी है। तो ये दो औरतों ने हमारे, देखो साइंस के साथ इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, न कि पुरुषों के बराबर, उनसे भी ऊपर। तो ये गोल्डा मायर तो मैं थोड़ी बाद में बोलती हूँ, मैं अपने भारत की तरफ आती हूँ। जब मैं ये स्टडी कर रही थी तब मुझे दो चार चीजें बड़ी समझ में आई जो आपको बताना चाहिए। कमलाबाई सोनी, डॉक्टर कमला सोनी, जो न्यूट्रिशन के बारे में जिनका नाम माना जाता है, जो रामन, डॉक्टर रामन को जिसने के साथ उसने बहस करके झगड़ा करके बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जिन्होंने प्रवेश पा लिया था, उसमें पहली महिला जो है, उन्होंने बहुत सारा संशोधन किया है, लेकिन कभी भी अपना जो न्यूट्रिशियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सर्वोच्च पद है उनको वो नहीं पा सकी, क्योंकि वो महिला थी। और हर वक्त सबॉर्डिनेट को उनका डायरेक्टर पद दिया गया, लेकिन कमला सोनी को नहीं दिया गया। सीडी देशमुख की पत्नी दुर्गा देशमुख आप जानते होंगे, 1940 में बनारस यूनिवर्सिटी में उन्होंने राज्य शास्त्र में एमए करना चाहा। तो मालवीय जी उनको बोले थे ये महिलाओं का काम नहीं है, महिलाओं के दिमाग राजशास्त्र पढ़ने के लिए। फिर भी उन्होंने झगड़ा करके, संघर्ष करके उसमें पद दिए। आपने शायद बर्बीज, मार्गारेट बर्बीज का नाम सुना होगा। ये हाल ही में 2020 में वो गुजर गई। वो जानी मानी एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजी में आकाश दर्शन या खगोल शास्त्र में वो जानी मानी थी। देखिए अभी 20th सेंचुरी में भी उसको अमेरिका के जानी मानी जो वेधशाला है, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, उनको जाने, वहाँ जाके उनकी जो दूरबीन को क्या बोलते हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, वो छूने तक नहीं मिलती। उनकी जो उनको वो रूम में, वेधशाला के रूम में वहाँ के जाना भी नहीं मिलता था। तो उनके जो पति थे, उनका नाम मार्गारेट पीछे, शादी के बाद बर्बीज हो गई। तो मिस्टर बर्बीज
उन्होंने झूठ मूठ का खुद मैं कर रहा हूँ संशोधन और पत्नी मेरे साथ है ऐसा बोल के उन्होंने वो वेधशाला में प्रवेश किया। जैन नार्लिकर जी के साथ ये बर्बीज ने काम किया। देखिए जो लंदन की जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहां वहां तक पहुंच गई, उनका सम्मान मिला, लेकिन वहां का उनको अधिकार पद या डायरेक्टरशिप नहीं मिला क्योंकि वो रॉयल है। और रॉयल जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो डेकोरेशन होते हैं महिलाओं को देते नहीं, इसलिए उनको वो दिया नहीं गया। तो मैं सोचती हूँ कि आज तक, आज भी जब हम बोलते हैं स्त्रियां ये करती है वो करती है, फिर भी उनको अपना स्थान जताने के लिए, खुद की अस्तित्व के लिए ये झगड़ा आज भी करता है। और उसका मुझे थोड़ा लगा कि मैं ऐसे कुछ कहानियां या कुछ जीवनी अगर लोगों को बताऊंगी तो शायद उनसे उनको प्रेरणा मिल जाएगी। देखिए मेरे किताब लिखने के बाद मेरे जो मराठी, महाराष्ट्र में हूँ, मराठी में जो पढ़ती है और महिलाएं जो प्रोफेसर है, उनके कई प्रोफेसर्स के मुझे ईमेल आ गए। उन्होंने कहा कि हम लोग हमारा बायोलॉजी का या जियोलॉजी का या फिजिक्स का क्लास शुरू करने से पहले लीज माइटनर और रोजलिंड फ्रैंकलिन की जो जीवनी उसके बारे में बताती है और कहते हैं चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे जितने भी अवरोध आए, हम लोग आगे जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दिमाग है। उसको संधि चाहिए, उसका खुलापन चाहिए, उसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए, वो हम क्रिएट करें। अब ये जो गोल्डा मायर की बात है, वो साइंटिस्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी कहे बिना मैं नहीं रह सकती। गोल्डा मायर जू थी, वो 1920 में मिल्वॉकी से, अमेरिका के मिल्वॉकी से वो इजराइल जाती है, छोटे किबुट्स में रहती है और वहाँ कुक्कुट पालन करती है, मुर्गियां संभालती है, खाना परोसती है, खेती करती है। वो महिला जो बिल्कुल खाली 10वीं कक्षा तक पढ़ी है, वो अपनी क्या बोलेंगे उसको, उसका इतना डिटर्मिनेशन है, उसका इतना प्रयास है, उसकी इतनी हिम्मत है और उसका इतना आत्मविश्वास है कि बढ़ते बढ़ते पॉलिटिक्स में जब जाती है, आस्ते आस्ते वो खुद का स्थान निर्माण करती है। पहले वो इसराइल की लेबर मिनिस्टर बनती है और लेबर मिनिस्टर उसने बहुत काम किया है इसराइल खड़ा करने के लिए। वहाँ का जो बाहर से माइग्रेटेड लोग आए थे, जू लोग आए थे, उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, उनके घर बनाने के लिए वो लेबर मिनिस्टर के नाते से उसने बहुत काम किया। और जो देखिए एक ही जगह से वो जू लोग नहीं आए थे, अनेक संस्कृतियां थी, कई यूरोप से थे, कई यमन से थे, कई इंडिया से थे, कई जर्मनी से थे। जो बाहर से लोग आते थे उनकी संस्कृतियां अलग अलग होती थी। वो सब लोगों को उसने, गोल्डा मायर जी ने पूरे इजरायली बनाया और उन्होंने ये देश, हमारे देश के साथ हम जोड़ना चाहिए। ये देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है, अलग तरह से उसने बताया। और वो चाहे तुम्हारे जो पहले थे, आप चाहे डॉक्टर होंगे, चाहे इंजीनियर होंगे, चाहे टीचर होंगे, लेकिन जब हम इजराइल हमें खड़ा करना है या ये जो देश बनाना है, तो आपको पहला रास्ता बांधना होगा। रास्ता बांधो, घर बांधो, अनेक ऑरेंज की जो उन्होंने वहाँ फल के एक बड़े बागात बना थे, ये सब करना है हमको। एक हरा भरा इजराइल बनाना है। ये प्रेरणा दे दे के उसने, लेबर मिनिस्टर थी तब, पूरा इजराइल का नक्शा बदल दिया। ये अनपढ़ कहने बिल्कुल 10वीं पास ये औरत, वो इजराइल के लिए 3 बड़े युद्ध करती है। कैनेडी या दूसरे जो है निक्सन वगैरह के साथ उसका बहस चलती है, वो अपना मुद्दा डट के कहती है। ये प्राइम मिनिस्टर भी बनती। तो मैंने जब ये सब पढ़ा तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। एक कोई देश का इतिहास लिखना हो तो ये औरत को आप टाल नहीं सकते। अगर ये औरत की जीवनी लिखनी है तो ये देश आपसे, वहां से आप अलग नहीं कर सकते। यानी ये वो देश और वो इतिहास और ये औरत इतनी एक दूसरे से घुल मिल गई है कि हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसने एक अपना खुद का
अस्तित्व दिखाया, खुद का जो वजूद था, इंडिविजुअलिटी थी, वो सब उसने बताई। और मुझे लगा कि देखिए हम आज जो रोल मॉडल बोलते हैं, देखिए उस पूरी दुनिया में पहली इसी हमारे यहाँ इंदिरा जी थी, लेकिन उनके हम देखें तो दादाजी के वक्त से वो उनके घर में पॉलिटिक्स चल रहा था। बंदर नायकी जी थी, सिरिमाऊ बंदर नायकी थी, लेकिन उनके पति थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इसलिए वो हो गई। ये बिल्कुल बिल्कुल सामान्य घर से ये औरत है, बिल्कुल स्कूल टीचर नहीं, जिसको हम कहेंगे कुट पालन करने वाली, खाना परोसने वाली औरत, अपने बलबूते पर, अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर, अपनी धारणा पर वो देश की पंतप्रधान बनती है और पूरे 5-10 साल वह देश बदलने का जो प्रयास करती है, वो मुझे बड़ा अच्छा। मुझे कहना इतना ही है कि ये लोग, ये औरतें हैं, ये किसी के आगे झुकती नहीं, या जिसको हम बोलते हैं शरण नहीं जाती है, झुकती नहीं है, दे डोंट सबमिट। वो अपना खुद का वजूद अभ्यास करके, आत्मविश्वास के साथ, पूरे मेहनत के साथ वो अपना जो खुद का वजूद है वो सिद्ध करती है। अपना होना क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, पुरुषों के बारे में, धर्म के बारे में, जातियों के बारे में, किसी के हिसाब से हमको अलग न कीजिए। हमारे पास भी दिमाग है, और दिमाग का, वो बुद्धि का उपयोग हम अच्छे काम के लिए कर सकते हैं। तो ये साइंस जो है, ये किसी की ये नहीं है, जागीरी नहीं है। जिसके साथ दिमाग है, किसी भी साइंस है, साइंस के साथ जोड़ा जाता है। इसमें मुझे जो लीज माइंडनर का मैंने आपको बताया, वो सबसे अच्छा लगा कि साइंस हो, लेकिन इस्तेमाल, ये साइंस क्या बोलते हैं हम, श्राप भी है और उसका उपयोग भी होता है, उसका आशीर्वाद भी है। तो हम उसका श्राप न बनने देने के लिए हमने मानवता का जो हम आधार लेते हैं, वो जो लीज माइंडनर ने लिया, वो मुझे अच्छा लगा। आइडा स्कर्डर ने, सॉरी, गोल्डा मायर ने जो माइग्रेटेड लोगों के लिए, औरतों के लिए और लोगों के लिए भी जो काम किया, वो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मानवता चीज क्या होती है, गोल्डा मायर से सीखे। तो ये सब जो मैंने रणधीर जी को मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि मैं खाली साइंटिस्ट पे बोलने की वजह से के बदले मैं थोड़ा ये गोल्डा मायर है या कमला जी सोनी है, इनके बारे में भी मैं बोलना जाते खत्म करने से पहले मुझे और भी एक बताना चाहूंगी। मैं हाल ही में मैंने मारिया मॉन्टेसरी के मैं स्टडी कर रही थी जीवनी का, तो भी उस इटली में भी जो हुआ, जिसको हम आज पूरे देश में नहीं, पूरे जग में, पूरे विश्व में मारिया मॉन्टेसरी का मॉन्टेसरी मेथड के हम बहुत सराहना करते, बहुत उनको सम्मान देते। लेकिन आपको सुन के अचरज होगा, शायद आपको मालूम होगा, नहीं होगा, वो इटली की पहली डॉक्टर है, पहली लेडी डॉक्टर है। उनको जब सर्टिफिकेट देना था, उनका पास होने के बाद, उनको उत्तीर्ण होने के बाद जब देना था, तो जो पुराने उनके सर्टिफिकेट्स थे, उस पे सब पे श्रीमान, मिस्टर वगैरह था, वो स्क्रब कर के उनको ऐसा सर्टिफिकेट मिला जहां श्रीमती या हर या लेडी ऐसे कुछ नाम डाल के उन्होंने करना पड़ा, उनके लिए सर्टिफिकेट भी छपा हुआ था। तो ऐसे हालत में भी वो डॉक्टर होने के बाद उन्होंने बहुत प्रयास करके एजुकेशन में, जो आज चाइल्ड एजुकेशन है, जो मारिया मॉन्टेसरी मेथड के नाम से पहुंचा, उनकी भी ऐसे देखे तो ये भी साइंस है, एजुकेशन भी एक शास्त्र है। उस शास्त्र के लिए मारिया मॉन्टेसरी ने जो काम किया, तो ये कर सके, ये दिमाग का था। उसने मारिया जी ने चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो साइकोलॉजी का उन्होंने सहारा दिया, बाल मानसशास्त्र का जो आधार लिया, उसके साथ जाके उन्होंने ये सब जो किया है, तो ये समझने की बात है कि औरतें साइंस के लिए कहीं छोटी नहीं है, कहीं कम नहीं है, उनके पास भी इतनी क्षमता है, कुवत है, वो कर सकती है। देखो, मैं मराठी में पढ़ी हूँ, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी की वजह से मैं आपके साथ इतना तो मेरी सोच या मेरे ख्याल पहुंचा सकती हूँ। धन्यवाद। आप मुझे लगता है मेरा वक्त हो गया है। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद पीना गवनकर जी। आपने बहुत ही बखूबी तरीके से रोजलिंड फ्रैंकलिन, लीज माइटनर, गोल्डा मेयर और डॉक्टर आइडा स्कडर। स्कडर की बात बहुत ही, और आपने कहा ना कि ये कहानियां प्रेरणा देती है हम सभी लोगों को, और खासकर जो समाज में जो एक पेट्रियार्कियल माइंडसेट है कि Yes. वो उसकी कहानी बहुत शुरू से ही शुरुआत होती है जब कोई दार्शनिक कहता है मैन थिंक्स एंड वुमेन फील्स। तो आप ये जो एक बहुत अच्छी राइटर हुई लिंडा स्मिथ, मैं बहुत हद तक आज मैं आपके जब व्याख्यान को सुन रहा था तो उनका जो लाइन है जब वो कहती है कि ये जो हिज हिस्ट्री है वो एक्चुअली हिज स्टोरी है। कभी हम लोगों को हम मदर ऑफ साइंस नहीं बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को या उस कंट्रीब्यूशंस को, फादर ऑफ डिसिप्लिन, फादर ऑफ डिस्कवरी। तो ये जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं स्त्रियों को उस हाशिए पे रखता है जहाँ पे हम इस तरह की वैज्ञानिक चिंतन की जो पूरा का पूरा वैज्ञानिक चिंतन का दारोमदार हम मानते हैं कि पुरुष को। तो आपने इन चारों केस स्टडी के माध्यम से बहुत ही बखूबी तरीके से जो जेंडर सेंसिटिविटी का कॉन्टेक्स्ट है, एक ऐसी दृष्टि आपने जागृत करने की कोशिश की है जिससे हमें खोज को तो खोजने का अवसर मिलेगा ही, लेकिन खोज करने वाले साधकों का भी खोज करने का हमें अवसर मिलेगा। तो बहुत अच्छा रहा। तो मैं अब अपने जुड़े हुए साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनके पास कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो वो साझा करें। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर मीरा चक्रवर्ती से निवेदन करना चाहूंगा। आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर मीरा चक्रवर्ती to please share some of her reflections on the topic and on the deliberation. Thank you, Randhir. Thank you, Randhir and Ananta, and thank you, Madam Meena Gavankar ji. आपकी जैसी अच्छी हिंदी तो मैं नहीं बोल सकती, पर आप अंग्रेजी में बात कीजिए। I understand, but I don't speak. that is okay. मुझे यहाँ याद आ रहा है कि कैथरीन जॉनसन, जिसके ऊपर there was a movie called Hidden Figure. हिडन फिगर करके एक मूवी आई थी कैथरीन जॉनसन के ऊपर, जो नासा के पायनियर कंप्यूटर इंटरप्रेटर थे, और बहुत ही I've seen that movie. Yes, it's a very beautiful movie. She was a mathematician. Pardon? Mathematician. She was mathematician. Mathematician and computer. You can Calculations. Yes. Computer calculation, etc. The interpreter of the yeah. So that was the hidden figure, and therefore she was not recognized because she was black. And I remember in that movie it was beautifully told by the when she was put out of the project because of some politics internal, which you already told. It was Glenn Johnson who was going as an astronomer to me. He said, call the girl. You take the calculation of that girl. Ultimately. Yeah, so the astronomer who's going to the spaceship, he confided. I mean, he believed in her. He trusted her. And of course, the chair of the director of the institution also helped her. That is shown very well. So later on, President Obama, honored her as the. Do you remember one thing? Yeah, that is the same problem for her washroom. Yes, exactly.
Exactly. It is same. It's my turn. But what happens is that is a racist one, because I have also heard that Professor Amartya Sen was telling his mother that his mother was telling her, for that thrice your name has gone for Nobel recommendation. Yeah. Will it be? So the third time she was asking, is this a news sure? And Professor Sen laughed. He said, "Yes, it is. This time it is sure." So even a privileged person like Professor Amartya Sen was not spared, because they're from the racist point of view. So it is the black writer Frantz Fanon has said that, let us have the courage to to say it is the racist, and we should also read here it is the patriarchal person who, with a patriarchal view, who creates the inferiorized. Yes. So therefore, this we should remember that how deep rooted it is. And we have faced, I have faced racism when I've gone abroad. I have faced patriarchy in my own house. And despite being being in the movement for so many years, for more than 3-4 decades, and being the State Commission Women member, that I have still not, my parents were still not convinced that, well, I can carry on with this. So you, as on individual level as well as in collective level, you are not recognized, you do not have an identity. And when you do not have an identity, as Fanon said, it is inferiorized. So this is, I don't know how long it will go. No, I'll tell you one thing. I'll show. See, I'm not scientist. I'm not person from science or mathematics. मैं तो चरित्र लिखने वाली हूँ, चरित्रकार। तो ये भी फील्ड पुरुषों का माना जाता है। मेरी अभी नहीं, लेकिन 10-15 साल पहले मेरा जब इंट्रो किया जाता तो ये स्त्री होकर भी चरित्रकार है। क्यों? स्त्रियां लिख नहीं सकती, ये स्त्री होकर भी चरित्रकार है। तो चरित्रकार होना भी महिलाओं के लिए ये बड़ी बात मानी जाती है। Thank you. Your this thing was very, narrative was very interesting. But ऐसे काफी लोग हैं, आप उन सबके बारे में लिखे हैं, तो मैं मराठी तो पढ़ नहीं सकती, पर ट्रांसलेट करेंगे ही। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू रणधीर। बहुत धन्यवाद। मिंटी प्रधान जी, आपसे निवेदन है कि प्लीज शेयर सम ऑफ योर रिफ्लेक्शन। Thank you so much, Randir. I hope I am audible. First, yes. I'll switch on the video 1 minute. Thank you so much. So I would like to thank Madam Beena ji for her very, बहुत अच्छे से आपने describe किए. From each and everything हम लोग को inspiration मिलता है. How that in those days if people could do this, why not today? I'm sorry, I'm mixing Hindi with English. Sorry. Good. Is a language is language is for communication only. As you were talking about that stereotyping of being a scientist, psychology says, that there is a right brain, it is dominated by the logical thinking, which is responsible for the physics, maths, and other things. And the left brain is dominated by the creative things. Like, so if it given some chances, or if you nurture that brain, that anybody can be a scientist, anybody can be a thing. Can be a writer, can be a creative side also. But as you said rightly, there is a need of environment in our society. That's what. As Randir mentioned very rightly, it is not the need for changing mindset is more required. So that is why I always say that our girls are doing fine. What we need right now is to teach our boys how to behave. Yeah. That is more important than than anything else. Things will now, at least we are happy that somewhere it is improving. And icons like you, like Mira Mom, they are all always, our idol. How to break the barriers. I would like to share a personal story. How to break the barriers. Like in our society, I think girls are not allowed to give Mukhagni to their dead ancestors. No. At my place, I put Mukhagni for my father.
Okay. And for that, my family supported. And you believe me, now in and around that area, many girls are being given example of mine, and they started doing. If we think that we can Yes. do little bit, some change, and I did all Sraddham every year, and everything that they do in the ghat and everything. So somewhere we need some support from our family, from our men, so that we can go forward. So thank you so much. एनवायरमेंट पूरा हमने माहौल बदलना चाहिए, घर में सब लोगों का माहौल बदलना चाहिए. I would request, if time permits, mom can read one Marathi poem and Mira mom can read one poem, and I can join to an Odia poem, so that it will be a nice Women's Day celebration. Thank you, Randir, so much for giving me the opportunity. Thank you. Good, Minati, good. What did you do is very nice step you've taken. Very good. Thank you so much. Good. This I have not shared so far, so I thought, okay, this is the opportunity where I can share, like, this is what I have done, and it is in small way I can see the impact. So that's, thank you. So please share your poem, Miniti ji. Okay, Odia means every time I read English poem, so let me share today one Odia poem. Please, Okay. please. Translate कर देना उसको. Translate the Odia poem, okay? Yeah, that you will understand, even ma'am will understand. It's almost like it is there in. Also, okay, little bit I will try to translate. That also, this is there in English version as well as in Odia version, but originally I had written in Odia. The title of this poetry is Nari. Munari. Munari Musita. केते खोलिबाकू चेष्टा करछो हृदय कुमार, कोन पाइलो सेठू अग्नि ना सुवर्ण, लेलिहान शिखातेली जळुथुबो आ फटाउथुबो वसुधा दुई फाळ करी. मुनारी मुहल्या केमिति भाबिलो मते मुक ओ पाषाण, नीरव मु जुग जुग धरी, अपेक्षा मु मुक्तिर नुही, धैर्यर प्रतीक मु अजीवंत निदर्शन. मुनारी मु द्रौपदी केते हसुच विवस्त्र करिवा क्रूरतारे, उलग्नार असह्यतारु फायदा उठाइबारे, निश्चन्न वंशमूल कुछि दबार दृढ़ता कंपमान महलर कुणे कुणे. मुनारी मु शूर्पणखा विभत्स हेबाकू डर नाही मोर, कामनार नाशा कर न छेदी, तुम परि जसलालाय तो नुहे वासनार आढुआई. मुनारी मु काली आखिरे मु प्रचंड अग्नि, जाली देवी टाली देवी अनायस रे अन्याय राक्षसों को जुग जुगांतर धारी. मुनारी मुनारी जहार सत्ता विलुप्त करने को तुम सतत प्रचेष्टित, मु किंतु उठिबी पाउसरु धूलिरु आ पवन संगे छुईबी आकाश. Thank you. This is basically about a superwoman. I mean, I hope Mira mom and Veena mom both understood, because it is, I mean, the wordings are almost same like Bengali and the Marathi. So still I'll read in the English quickly. Yeah. I am a woman, a superwoman. I am Sita. Digging into the depth of my heart, what did you find? Fire or gold? The lolling flames of fire that would crack open the earth. I am a woman, I am Ahalya. Did you think I was a dumb, mere a stone? True, I have been silent for ages. My wait for freedom am not mere a symbol of patience. Isn't it a symbol of patience? I am a woman, I am Draupadi. How loud did you laugh that day at the cruelty of my undressing, out of the naked helplessness, born in the determination of eradicate lineage, echoed every nook and corner of the palace. I am a woman, I am Shurpanakha. I am not afraid of being disfigured, slashing my nose and ears of my desire. I am not greedy, as you are for money, lost in the shadow of lust.
I am a woman, I am Kali. Blazing fire in my eyes. I will burn, I will inhalate the demons of injustice from the ages. A superwoman lives in every woman. To destroy my existence, you have tried 1,000 times. But I will rise from the ashes and touch the sky. Thank you. The same translation of the same poetry. Good. Thank you. Good. Very good. Thank you very much. Very good. I request Ananta Bhai to share some of his reflections. As he's taking some time, I request Bina Madam to share some of. Please unmute. Yeah. Yes. You want me to talk? Yes. On many things is overwhelming Ji? thrust. Please share at least one poetry. You're asking me to recite poetry? Yes. No, Yes. I'm Yes. not a poetess. I'm not a Then I poet. will request Professor Meera Chakravarti. I get the book. This is a surprise. If you had told earlier, I would have kept some. It's called Untangling. A little teenager girl who is among her classmates, and the boys in her class have not recognized her identity. So the grandmother is asking her what happened. It is called untangling. While combing her hair gently, I could get some sense of quiet. I asked her, how are the boys in the middle school? Most of them are jerks, she said. I stopped combing for a while, untangling some ends with my fingers. I looked at her indulgently. Did I sound strange? Did I ask a question the edge of which was precipitous? Plaiting silently, I was groping for a reason. You can try talking to them before you feel this way, I suggested. Some are not worth the conversation, she quipped wryly. Maybe she had listened to them on earlier occasions, I thought. Meanwhile, the chorus in the violins got hostile. Its loud, shrill, overwhelming, though the rockers were 22 floors down. If I say something, Nana, she continued, they look at me as if I'm from an alien space. But why will they do that? Oh, they get their ideas from whatever caves, I don't know. What I know is that they are ignorant of real bond
real relationships. My mouth was half opened. How could this mid-school girl know what it was about? Was her response a mere conjecture or a deep thought? Maybe I will not know for now. Maybe I will have to wait till she opens up next. When we are in little quiet space in our own transluted solitude. Thank you. So the teenager girls always used to tell us that in the bus and in the classrooms, etc., how they are tortured by their male classmates, and without knowing them really, their inner heart or their inner thoughts, they just presume things about them. Yeah. So I thought I would just pen down this thing. Thank you. So अनंत जी आए हैं क्या बात है रणदीप? अनंत जी चले गए? अच्छा तो ठीक है. I think इसको खत्म करें. Yes. So it was really a very enriching session, and I can recall Marie Curie's one important quotation, where Yeah. nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. तो ये जो ज्ञान परंपरा को समझने की चेष्टा कितनी बड़ी मुक्ति मार्ग हो सकती है नारीवादी आंदोलन के लिए और नारीवादी प्रेरणा के साथ संघर्ष करने वाले लोगों के लिए। तो विज्ञान वो खोज देता है, वो रास्ते का खोज जहां से मुक्ति की साधना और मुक्ति मार्ग प्रसिद्ध होता है। तो आज का जो व्याख्यान था बहुत ही लाभप्रद, खासकर हमारे हिंदी वासियों के लिए। और जो आज का संदर्भ था, चूंकि हम लोग 8 मार्च को नारी दिवस मनाएंगे और विज्ञान कितनी बड़ी प्रगति मार्ग हो सकती है नारी मुक्ति आंदोलन के लिए, तो आज का जो उद्बोधन था काफी लाभप्रद रहा। इसके लिए स्वदेश सहचक्र परिवार की ओर से हम बीना जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आज हमारे साथ प्रोफेसर मीरा चक्रवर्ती, मिनती जी और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अपने लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत आभार और हैप्पी वुमेन्स डे। Thank you very much. Thank you.